गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि। इसके पहले हमने आपको बता दिया था जो है अमीबा में श्वसन, केंचुए में श्वसन, मछलियों में श्वसन और मनुष्य में श्वसन की क्रिया फेफड़े द्वारा होती है। उसी में श्वसन क्रिया में श्वासोच्छ्वास की क्रिया, वायु को अंदर निकालना, बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और जो श्वासोच्छ्वास होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अंतः या कहते हैं निश्वास या निश्वसन, और एक को कहते हैं उच्छ्वसन। निश्वास वायु को अंदर ले जाना, उच्छ्वसन वायु को बाहर निकालना। ये जो आपके सामने चित्र दिखाया गया है ये इस तरीके से ऐसे फिगर है, इस तरीके से। यानी ये जो जॉइंट है ये आपका रीढ़ की हड्डी वाला जॉइंट है, इधर वाला। फिर रीढ़ की हड्डी से ऐसे पसलियाँ निकली हुई हैं, तो ये वाली हो गई आपकी पसली, रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ हो गई। और आगे आकर के जो जॉइंट हो रही हैं पसलियाँ यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे स्टर्नम। तो इस तरीके से आपको ये रचना दिखाई गई है। रीढ़ की हड्डी, कशेरुकदंड, पसली 1 2 3 ऐसे 12 जोड़ी पसलियाँ। नीचे जो जॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? स्टर्नम बोलेंगे। पसलियों के बीच बीच में तिरछी पेशियां लगी होती हैं जिनको अंतरापरशुक पेशी या इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। बाह्य अंतरापरशुक पेशी और अंतः अंतरापरशुक पेशी नाम दिया जाता है। चलिए, निःश्वसन की प्रक्रिया। इसके अंदर फेफड़ा है, लंग्स है। एक चीज और, डायाफ्राम है जो कि वक्ष गुहा को उदर गुहा से पृथक करता है। ऐसे डायाफ्राम, चपटा, सेप्टम लगा होता है, पट, डायाफ्राम बोलते हैं। काम क्या होगा? सबसे पहले बाह्य एवं अंतःपरशुक पेशी में संकुचन होगा। पहली कंडीशन में क्या होगी? निःश्वसन बता रहे हैं, वायु को हम कैसे अंदर खींचते हैं ये बता रहे हैं। बाह्य एवं अंतःपरशुक पेशी के संकुचन के फलस्वरूप, संकुचन के फलस्वरूप पहला काम, स्टर्नम बाहर की ओर खिसक जाता है। स्टर्नम बाहर की ओर खिसक जाता है। ठीक, ये जो गुंबद नुमा डोम शेप डायाफ्राम है, जब इसको हम बाहर ऐसे खींचेंगे तो ये डायाफ्राम जो गुंबद नुमा था वो क्या हो जाता है? सीधा, चपटा। दूसरी कंडीशन, डायाफ्राम चपटा हो जाता है। दो काम हुआ। तीसरा, अब जब ऐसे बाहर आया तो बाहर आया, इसका मतलब अंदर का जो आयतन है, वक्ष गुहा का आयतन, वो बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। नंबर 3, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और इसके अंदर फेफड़ा है तो फेफड़े का भी आयतन कुछ बढ़ जाएगा। तो फेफड़े के अंदर का वायुदाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से 1 से 3 mmHg कम हो जाता है। अंदर का वायुदाब 1 से 3 mmHg कम हो जाता है बाहर की तुलना में, और वायु बाहर से खिंचती हुई हमारे नाक से होती हुई फेफड़े में भर जाती है। इसी क्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं। फिर सुनिए, बाह्य एवं अंतःपरशुक पेशी के संकुचन के फलस्वरूप स्टर्नम बाहर की ओर खिसक जाता है, गुंबदनुमा डायाफ्राम चपटा हो जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और फेफड़े के अंदर का वायुदाब बाहरी वायुमंडलीय दाब से 1 से 3 mmHg कम हो जाता है, और वायु बाहर से खींचती हुई फेफड़े में भर जाती है। इसी क्रिया को हम निःश्वसन या इंस्पायरेशन कहते हैं। चलिए, इसमें क्या होगा? उच्छ्वसन में, इसी में शिथिलन करा दीजिए। बाह्य एवं अंतःपरशुक पेशी के शिथिलन के फलस्वरूप, हालांकि कुछ बुक में शिथिलन नहीं है लेकिन आप करा दीजिए, शिथिलन के फलस्वरूप उल्टा करा दीजिए।
स्टर्नम वापस अपने स्थान पर आ जाता है। पहला, चपटा डायफ्राम पुनः गुंबदनुमा हो जाता है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वक्ष गुहा के अंदर का वायुदाब बाहरी वायुमंडलीय दाब से 1 से 3 mmHg बढ़ जाता है। तो अंदर का दाब बढ़ जाएगा, बाहर का कम हो जाएगा, तो वायु फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में, इन्वायरमेंट में पहुंच जाती है। यही इतना आपको बताना है। फिर सुनिए, उच्छ्वसन में वायन एवं अंतरा परशु पेशी के शिथिलन के फलस्वरूप स्टर्नम वापस अपने स्थान पर आ जाता है और जो चपटा डायफ्राम है पुनः गुंबदनुमा हो जाता है और वक्ष गुहा का जो आयतन है वो कम हो जाता है और फेफड़े के अंदर का वायुदाब, फेफड़े के अंदर कूपिकाओं के अंदर का वायुदाब 1 से 3 mmHg बढ़ जाता है बाहरी वायुमंडलीय दाब की तुलना में और वायु तेजी से नाक द्वारा बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। थैंक यू। कल हम आगे लंग्स की संरचना बताएंगे।